हाँ, मुझे पता है बहुत दिन बाद आया हूँ, लेकिन आपके लिए सरप्राइज है क्योंकि इसी वीडियो में एक साथ 10 चैप्टर में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो बिना देर करे थोड़ा सा पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सारे लोगों को रेडर्स के द्वारा किडनैप किया जाता है, जहाँ पे सभी क्लीनर्स के सामने अलग अलग ओपोनेंट्स थे। जैसे कि रूडो के सामने रेडर्स के बॉस था और इस तरफ रियो के सामने और एक लेडी को देखते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम रियो की हालत बहुत खराब देखते हैं। उसकी सीजर वहीं पे गिरी हुई थी, वो भी वहीं पे था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था ये आखिर कैसी पावर है, उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है और इतना उसकी बॉडी शेक क्यों कर रही है। वो उससे पूछती भी है। इस तरफ वो लेडी अपनी बालों को दिखा के उसे बताती है ये बाल ये नॉर्मल नहीं और इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दौड़ता है। यहाँ तक कि वो उसे ताना भी मारती है। जैसा कि रियो ने कहा था वो भी वैसा ही कहती है, ये हार्डली एक फेयर फाइट है ना। तुम्हारे पास सीजर और मेरे पास देखो क्या है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम इंजन के सामने जो बच्चा था यानी जो मैनहोल क्रिएट कर सकता है उसको देखते हैं। वो अपने अलग अलग मैनहोल से सभी को देख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट पहले की कहानी दिखाया जाता है। इस तरफ हम डियर को देखते हैं और उसके साथ उसके गार्डियन या फिर बड़े भाई को देखते हैं। वो उससे कहता है, डियर ऐसे मत करो, नहीं तो तुम जब बड़े होगे तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स आएंगे। यहाँ तक कि वो उसे रूडो के बारे में भी कहता है, जैसे कि वो रूडो के पीछे पड़ा था। और ये सुन के डियर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसकी तरफ घूर के देखने लगता है। इस तरफ उनके सामने उनका जो ओपोनेंट था वो बहुत ही अच्छे से उनसे बात करने लगता है। यहाँ तक कि वो इतने अच्छे से बात कर रहा था। ये सुन के उनमें से बड़े भाई वो जल्दी जाने के बारे में कहता है, पर उससे जब वो डियर का नाम सुनता है और कहता है, ओह तो इस बच्चे का नाम डियर है, बहुत अच्छे, तो मैं तुम्हें क्यों ना लिटिल डियर बुलाऊं। पर ये सुन के डियर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि वो बंदा इतनी अच्छी तरह से बातें कर रहा था। ये देख के बड़े भाई वो कहता है, अरे तुम में से मुझे कोई हॉस्टिलिटी नहीं नजर आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है तुम हमारे दुश्मन हो। वो बंदा कहता है, बंडस ये है मेरा नाम, हॉस्टिलिटी ये तुम्हें नजर नहीं आएगा क्योंकि मैं बस यहाँ पे किसी के ऑर्डर पे आया हूँ, पर ऐसा नहीं, मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है। मुझे तुम लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मुझे तुमसे लड़ना ना पड़े। पर इस तरफ हम डियर को देखते हैं। वो साइड में नीचे कुछ अजीब से उंगली जैसा कीड़ा को देखता है जिसके 2 पैर थे। और तभी इस तरफ हम बंडस को देखते हैं। उसकी हाथों को फटते हुए देखते हैं और वो फिर से कहता है, जो मैं चाहता हूँ वो है इन्फॉर्मेशन। अगर तुम लोग मुझे ये अच्छे तरीके से बता दोगे तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि तुम क्लीनर्स अगर रेडर्स से हार जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। अब मुझे ये बताओ। और तभी उसका वो शोल्डर ब्लास्ट करता है और उसमें से वही अजीब से उंगली जैसे दिखने वाले बहुत सारे कीड़े बाहर निकल आता है। और वो कहता है, अब बताओ तुम्हारे बॉस अखरा करवस वो आखिर कौन है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम करवस को देखते हैं यानी क्लीनर्स के बॉस को। सिमू वहाँ पे आई थी और वो उसे बॉस कहने लगती है। ये थोड़ा सा करवस को भी अजीब लगने लगता है। वो कहता भी है, तुम्हें पता है ना मुझे बॉस कहना पसंद नहीं है। पर वो कहती है, बॉस अभी इस सब का समय नहीं है, इमरजेंसी हो चुका है। और वो सब कुछ बता देती है कि क्लीनर्स को अगवा कर लिया गया है। ये सुन के वो उसे शांत रहने के लिए कहता है सिमू चिंता मत करो, तुम बात करो सबसे और सबको वहाँ पे जाने के लिए कहो जो भी अवेलेबल है। मैं इस तरफ किसी को देखता हूँ जो कि एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है। तभी सीन शिफ्ट होता है। इस तरफ हम डियर और ब्रो को देखते हैं। वो दोनों उस उंगली जैसे कीड़े को देखते हैं और उन दोनों को शौक महसूस होता है कि ये आखिर क्या हो रहा है। और तभी वो कीड़ा सीधा बंडस के वहाँ पे जाता है। ब्रो कहने लगता है, क्या हमारे बॉस। पर बंडस तुम ये जो पूछ रहे हो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। पर बंडस फोर्स तो नहीं करता, पर वो उन लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने लगता है। और तभी वो उसका पहला सवाल करता है, जैसे कि करवस का फेवरेट फूड क्या है। ये सुन के वो लोग पहले तो ब्लैंक होते हैं। हम देखते हैं ब्रो के साथ शायद कुछ होता है। और तभी वो कहता है, उसे स्वीट्स पसंद है। और अब एक के बाद एक वो सवाल करने लगता है, जैसे कि उसकी उम्र क्या है, उसे क्या करना पसंद है और वो कितने देर क्लीनर्स के ऑफिस में रहता है। पर इतने सारे सवाल सुन के ब्रो की हालत ख़राब होते जा रहा है। वो बस सोच रहा है वो क्या जवाब देगा। वो जवाब देना नहीं चाहता। पर इस तरफ उसे बार बार डियर की चिंता भी होने लगता है। पर तभी वो कहता है, ओके अब मेरी बारी। वैसे तुम लोग अगर हार जाओगे तो हमारा प्लान ये है कि तुम लोगों को ट्रैश्ड बीस्ट को ऑफर कर दूं। अगर तुमने अब तक नहीं देखा है, रेडर्स ने एक ट्रैश्ड बीस्ट को बना लिया है
ये सुनते ही ब्रो जैसे कि पागल हो जाता है। क्या क्या उसने सच सुना? उसने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन उसे दिया। ये सुन के बंडस कहता है, क्या तुमने भी मुझे एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया जिससे मुझे तुम्हारे बॉस के बारे में काफी कुछ पता चला, और उसके बदले मैंने भी तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दी। तभी सीन शिफ्ट होता है। इस तरफ हम जंका और जेबर को फिर से देखते हैं। जेबर उसे कहने लगता है, तुम भी मेरे तरह हो, मेरे तरह तुम्हें भी पसंद है फाइट करना। तुम्हें पता है मुझे सच में फाइट 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 सिर्फ फाइट ही करनी है, कभी जीतना नहीं, पर फाइट में ही मजा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्लीनर्स हो रेडर्स हो, मुझे बस लड़ना है। तो मुझे दिखाओ तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकत दिखाओ, कितना ज़्यादा ब्रूटल हो तुम, वो सब मुझे दिखाओ। और इस तरफ हम तभी जंका को देखते हैं। वो ये सब सुन के भी चुप था और सोच रहा था, क्या मैं आखिर क्या करूं, मेरे पास कोई भी ट्रिक्स नहीं है। फिर से एक बार सीन शिफ्ट होता है। फिर से रूडो के सामने रेडर्स के बॉस को देखते हैं। वो कचरों के बारे में बता रहा था। जैसे कि कचरों को देख के ऐसा लगता है ऊपर रहने वाले लोग कितने वेल्दी लाइफ जीते हैं। पर तभी वहाँ पे वो एक कॉकरोच को देख रहा था और उसे कहने लगता है, तुम्हें पता है लिविंग क्रीचर्स वो भी थोड़े से अजीब से होते हैं, यहाँ के वहाँ के दोनों तरफ के लिविंग क्रीचर्स। पर रूडो को देख के लग रहा था उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इस तरह वो कंटिन्यू करने लगता है, तुम्हें पता है जो ऊपर रहते हैं उन्हें हम स्पिरिट कहते हैं और मैं एक ग्राउंडलिंग हूँ। फिर मुझे बताओ तुम्हारी आंखें और मेरी आंखें कैसे एक हो सकता है। यहाँ तक कि जेबर ने भी मुझे बताया तुम्हारा सेंट और मेरा सेंट लगभग एक ही जैसे है, और इसी वजह से मुझे तुम पे इंटरेस्ट आया। मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता था। पर रूडो को ये सब बातें पसंद ही नहीं आ रहा था। वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। ये सब सुन के रूडिन अब फिर से उसे बताने लगता है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि इन कचरों की पूजा करते हैं। वो मानते हैं कि ये कचरे ये हेवन से आए हैं और उनके ब्लेसिंग्स हैं। कितने अजीब है ये सब ये मानते हैं। अगर तुम इन्हें कुछ कहते हो तो तुम्हें बताया जाएगा कि तुम धर्म विरोधी हो। वो ये सब बता रहा था और तभी उसके सामने जो कॉकरोच था वो उसे उठा के सीधा खा लेता है, जो देख के रूडो बुरी तरह से चौंकता है। पर इस तरह वो शौक के बारे में कहता है कि शौक एक ऐसा यूजफुल चीज़ है जो कि किसी को भी जगा सकता है, जैसे कि जेबर ने उसके अंदर का पावर जगाया था। और अब शायद जेबर किसी ऐसे से लड़ रहा है, कोई ऐसा जिसकी पावर अब जगने वाला है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। इस तरफ हम जेबर को खतरनाक रूप में देखते हैं। उसके बहुत सारे क्लॉज के साथ वो अब जंका को मारने के लिए आगे आ रहा था। पर इस तरफ जंका बस खड़ा हुआ था। वो सोच रहा था वो उसे आखिर कैसे हरा सकता है। वो एक जीनियस है। और इस तरफ जंका सिर्फ एक हार्ड वर्किंग करने वाला बंदा, पर एक एवरेज बंदा उसे कैसे हरा सकता है, उसके जैसे एक जीनियस को। और तभी उसे गुस्सा आता है और वो सोचता है पर इसी वजह से तो इन सबको हराना इतना मज़ेदार होता है। और वो भी अब लड़ने के लिए तैयार होता है। और तभी हमें वहीं पे पॉइजन्स को दिखाया जाता है। जेबर और जंका दोनों खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, अटैक्स को डॉज कर रहे हैं। पर जितना लग रहा है यहाँ पे जेबर जंका के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा है और वो पागलों की तरह हंसते हुए भी जा रहा है। और अब हंसते हुए वो कहता है, जंका माय फ्रेंड, अब आता है मेरा नेक्स्ट मूव, मेक श्योर ज़रूर करना कि तुम इसमें ज़िंदा रहो। और तभी वो बहुत तेज़ी से उसके पास आता है, घूमने लगता है अपने क्लॉज के साथ, जिससे वहाँ पे एक खतरनाक टॉर्नेडो क्रिएट होता है। और जंका इसमें बहुत बुरी तरीके से हार रहा था। उसके अटैक से जंका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और तभी जेबर एक खतरनाक किक उसको जंप करते हुए आके मारता है, जिससे जंका बहुत दूर जाके गिरता है। वो यहीं पे नहीं रुकता, वो सीधा उसकी तरफ जाता है और एक खतरनाक क्लॉज से हमला करता है। जंका किसी तरीके से उसकी अटैक्स को डॉज करता है, पर जेबर रुकता नहीं। वो फिर से अपनी क्लॉज की मदद से उसके ऊपर हमला करता है और कहता है, तो यहीं पे खेल खत्म होता है। पर तभी जेबर हंसने लगता है, क्योंकि हम जंका को देखते हैं उसने अपने दांतों से उसकी क्लॉज को रोक दिया था। ये देख के वो चौंकता है, कहता है, तुम एक फाइटर हो जंका, सच में एक फाइटर हो। जंका कहता है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। वो किसी एक लेडी को याद करता है और कहता है, जब तक मैं अपने आप को प्रूव न कर दूं तब तक मैं मर नहीं सकता। और तभी उसकी छड़ी लेता है और उसके ऊपर एक खतरनाक हिट करता है। यहाँ पे जेबर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, उसकी रिब्स पे मारने के बाद वो वहीं पे एक पंच मारता है,
जिससे जैबर की हालत बहुत ख़राब होता है। दर्द से चिल्लाने लगता है, बहुत दूर जाके गिरता है और कहता है तुमने मेरे रिब्स को तोड़ दिया। तुम सच में एक डीमन हो। पर इस तरफ अब जंग का रुकने वाला था नहीं। वो एक के बाद एक हमला उसके ऊपर करे जा रहा है। जैबर जितना वो आगे आता वो उतना खुश हो रहा था, जितना वो लड़ने की कोशिश करता जैबर उतना ही खुश हो रहा था। पर तभी घूमते हुए वो उसके पीछे से जाके अटैक करता, पर जंग का सीधा उसकी फेस पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे जैबर की हालत और ख़राब होता है। पर फिर वो उसकी पैरों पे अपनी ग्लॉस चला देता है। जंका की पैरों पे हम बहुत ज़्यादा कट देखते हैं, वहीं पे खून निकलते हुए देखते हैं। अब जंका नीचे गिर जाता है और अब ये देख के जैबर हंसने लगता है, कहने लगता है उसके पॉइजन्स के बारे में। कहता है उसने लेफ्ट क्लॉस से उसको मारा है और लेफ्ट क्लॉस जब वो स्पेशल मोड में होता है वो और ज़्यादा स्पेशल होता है। वो उसके टॉप रिसेंट पॉइजन को छोड़ सकता है उस क्लॉस में से। एक पॉइजन जिसकी वजह से वो उसकी फीलिंग को खो देगा, एक पॉइजन जो कि उसकी अच्छी वक्त को याद कराएगा और एक पॉइजन जो कि उसने थोड़ी देर पहले लिया था। अब इस तरफ जंका की पैर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं, उसमें से खून बह जा रहा है, दर्द से जंका चीख रहा है। पर तभी वो उसके पास आता है और सीधा अपना एक बड़ा सा क्लॉ उसके पेट में घुसा देता है, जिससे वहीं पे जंका धीरे धीरे बेहोश होते जा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी को हम गायब होते हुए देखते हैं। उसकी छड़ी शायद वहीं पे धीरे धीरे गायब हो रहा था और अब हमें जंका की पास्ट को दिखाया जाता है, उसकी फैमिली, उसकी जगह को जहाँ से वो आया था। हम जंका को बहुत पहले किसी एक जगह पे देखते हैं, एक शहर जो कि निंजा का शहर था, जहाँ पे उसके पापा शायद उसके फैमिली, उसके जेनरेशन के बारे में उसे बता रहा था कि जेनरेशन से वो लोग हिल गार्ड बन रहे हैं और स्पीयर से इस ग्राउंड को रक्षा कर रहे हैं। वहीं पे हम जंका को देखते हैं जो कि ये सब सुन के कहता है, हाँ सर मैं समझा। और तभी हमें एक पूरे शहर को दिखाया जाता है जिसका कि नाम कामुतारी डिस्ट्रिक्ट है। कोई अब बता रहा था बहुत सारे थ्रेट्स हैं जो कि ग्राउंड में हैं, जिसमें ट्रैश बीस्ट, रेनिंग रिफ्यूज, पर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए सबसे ज़्यादा भयंकर थ्रेट जो है वो है ह्यूमन बींग्स। और हिल गार्ड का सिर्फ यही काम होता है, एक क्रूशल रोल, जो कि है इन ह्यूमंस को अपने लाइन तक ही रखना। वो ये सब बता रहा था। दूसरी तरफ ऊपर से हम देखते हैं जंका ये सब कुछ सुन रहा था। तभी ऊपर हम और दो बच्चों को देखते हैं जो कि इन सब के बारे में बता रहा था। ये नए क्लास का शुरुआत है और हर बार की तरह इस बार भी सेम ही बात सबको बताया जा रहा है। पर तभी जंका उनको पास करते हुए आगे जाता है। वो दोनों उसे देखते हैं और उसके बारे में तारीफ करने लगते हैं, जैसे कि जंका कितना अच्छा फाइटर है, कितना ज़्यादा जीनियस है, वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, वो अपनी क्लास में टॉप ज़रूर करेगा। और ये सब सुन के जंका चुपचाप आके अपने टेबल पे जब बैठता है, वो लोग उसे देख के कहते हैं, हम इसके जैसे एक जीनियस को कभी नहीं हरा सकते, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सब सुनते हुए जंका अब अपनी क्लास में आके बैठता है और तभी क्रीपी फेस बना के कहता है, डैम राइट, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हें लगता होगा मैंने कुछ नहीं करा, पर मैंने इस सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करा है, बहुत ज़्यादा। और अब मैं पहला स्थान ज़रूर लूँगा, और वो भी बिना कोई पसीना बहाए। कुछ ही देर बाद तभी वहाँ पे शायद उनके टीचर आते हैं, जिन्हें देखते ही सभी उठ खड़े होते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। वो कहने लगता है, तुम सबको पता है आजकल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसका मतलब हमें और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और ताकतवर होना होगा हम सबको, ताकि हम उन सारे क्रिमिनल गिवर्स के खिलाफ लड़ सके। तुम लोग जो कि यहीं पे हो, वो जो कि 3 सालों से ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, तुम लोगों को ये पता है हम लोग सबको वेलकम करते हैं जिनके पास टैलेंट है, और इसी वजह से मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम सबसे इसको। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। हालांकि ये लड़की ये स्लम्स में पैदा हुई थी, पर मैं तुम सबको अश्योर करता हूँ ये लड़की अपनी कमाल ज़रूर दिखाएगी। और तभी इस तरफ हम जंका को देखते हैं जो कि उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है, और तभी वो भी उसकी तरफ सीधी देखती है। और तभी हमें गोल्डन थ्रोन के बारे में बताया जाता है, जिस पर बैठना सबके लिए एक सपना था, इसे नोबेल माना जाता है। पर इस तरफ
हम सारे बच्चे को बहुत चौंका हुआ देखते हैं, क्योंकि जिसको आज तक कोई नहीं हरा पाया था वो लड़की वो आके एक ही बार में पहले ही फाइट में उसे हरा दिया था, यानी जंका को। इस तरफ उसका जो ट्रेनिंग मास्टर था वो उसकी तारीफ करने लगते हैं, और तभी इस लड़की के नाम हमें यहाँ पे पता चलता है जो कि हियो है। पर लड़ना ख़त्म होने के बाद वो सीधा सबको छोड़ के जंगल की तरफ जा रही थी। ये देख के किसी को उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर इस तरफ सभी उसके बारे में ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल थी, उसकी अटैक्स कुछ अजीब सा था, इसी वजह से सभी हार गए हैं, पर वो लोग आगे उससे नहीं हारेंगे। पर इस तरफ हम जंका को देखते हैं जो सबके सामने ऐसे खड़ा होता है जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और हंसते हुए कहने लगता है, ओह मैन, वो कितनी टफ थी सच में, मेरा तो उसके सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। और ऐसा कह के वो आगे जाने लगता है। उसकी ये बिहेवियर सबको थोड़ा सा अजीब लगता है, पर तभी हम उसे देखते हैं वो बहुत गुस्से में है, इतना गुस्से में कि वो अपने दांतों से अपने होठों को ही काट लेता है। उसे हारना मंजूर ही नहीं है कि कोई लड़की आके उसे पहली बार ऐसे हराए, और वो उस फाइट को याद करने लगता है कैसे हियो ने उसे हराया था, और वो कहने लगता है, आई एम द बेस्ट, वो इसके बाद मुझे कभी नहीं हरा पाएगी, कभी नहीं। पर तभी पीछे से वही लड़की आती है, कहती है, खून, तुम्हारे चेहरे पे खून क्यों है? जंका चौंक जाता है, सोचता है कि उसने उसकी बातें सुना तो नहीं है ना। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, आखिर क्या कर रहे हो तुम? ये सुन के वो कहती है, मैं तो बस यहाँ पे पानी पीने आई हूँ और कुछ नहीं। वैसे तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे इस गोल्डन थ्रोन का आखिर मतलब क्या है? आखिर उसमें बैठना इतना स्पेशल सबके लिए क्यों है? जंका समझा था कि वो कितना स्पेशल है, पर वो फिर से कहती है, पर क्या वो एक नॉर्मल चेयर नहीं है? आखिर उसमें बैठना इतना स्पेशल क्यों है? व्हाट्स द पॉइंट? तुम सब बस चाहते हो कि लोग कहे कि तुम लोग कितने अमेजिंग हो, पर इसका भी आखिर पॉइंट क्या है? जंका को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इसकी जवाब क्या देगा। वो उसे ये भी कहती है कि सब कुछ तो हम फेक ही करते हैं, जैसे कि किसी की तारीफ करना, किसी से तारीफ सुनना, या फिर कुछ भी। जंका अब उसी की बातों के बारे में सोच रहा था, पर तभी अब वहाँ पे उसे वेपन चूज करने दिया जाता है। उसी में वो एक अजीब सा पुराना सा स्टिक देखता है, और शायद उसे वही पसंद आ जाता है, क्योंकि अब वो फेक नहीं करना चाहता। अब उसी की बातें सुन के उसके अंदर उसे जो पसंद है उसे वही उठाना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, वाओ, तुम लोगों की ट्रेनिंग तो कमाल की है, यहाँ पे वेपन्स भी चूज करने दिया जाता है, पर मुझे तुम ये बताओ कि तुम नीचे क्या कर रहे हो? तभी हम एक वेल के नीचे, बहुत नीचे जंका को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैड है, और उसके हाथ में हम वही स्टिक को देखते हैं। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि वो यहाँ पे 3 दिन से बिना खाए बस यहीं पे है। यहाँ तक कि जंका को लगता है कि वो यहीं पे रहेगा, यहाँ से वो निकल नहीं सकता। जंका कहता है वो यहाँ से जा रहा था तो उसे ये गड्ढा दिखा, और वो क्रॉल करते करते अंदर आया, और अब उसे लगता है कि वो ऊपर नहीं जा सकता। और अब वो बताना चालू करता है कि उसे लगा था हर कोई अपने पसंदीदा हथियार को उठाएगा, यहाँ तक कि हियो भी, और इसी वजह से उसने डिसाइड करा कि वो कुछ ओरिजिनल चूज करेगा। और तब उसने इस ऑब्जेक्ट को चुना जो कि बहुत पुराना और यूजलेस है। हमेशा उसके साथ ही ऐसा होता है, पर तुम्हें पता है ये जो वेपन है ये सच में उतना पावरफुल नहीं है। और ये सुन के जंका वो पास्ट को याद करता है जब उसने ये हथियार उठाया था। जंका कहता है, यहाँ तक कि ये तो एक वेपन भी नहीं है, उन सब ने बताया कि ये एक मिस्टेक था इस वेपन को वहाँ पे रखना, ये एक रैंडम सा कोई स्टिक है जो कि बाकी हथियार्स के साथ मिक्स हो चुके थे। तुम्हें पता है लोग मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। और फिर वो वक्त आया जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। हियो ने एक एवरेज सा कटाना उठाया, तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और अब वो हंसने लगता है, कहने लगता है, मैं बहुत बड़ा एक लूज़र हूँ। हाँ, एक लूज़र। आई विश कि मैं यहीं पे मर जाऊँ। पर ये सुन के वो बंदा तभी कहता है, ओह, तो फिर तुम मुझे ये बताओ, तुम बस एक एवरेज जो क्यों नहीं बनते, एक जीनियस बनने की बजाय? ये जंका को हिट करता है। और अब यहाँ पे वो बंदा उसे समझाने लगता है, अगर वो एवरेज है तो है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करे, ना कि जीनियस बनाने की। वो नॉर्मल जैसा है वैसा ही आखिर क्यों नहीं रहता? अगर उसके जगह पे कोई होता तो इस स्टिक को तभी फेंक देता, पर वो अब तक इसे पकड़ा हुआ है
और अब वो कहने लगता है, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारी ही तरह एक ऑर्डिनरी पास बाई हूँ जो कि यहीं से जा रहा था। तो जो मैंने कहा शायद वो तुम्हारे लिए कुछ मैटर ना करे, पर एक चीज़ मैं तुम्हें बताना ज़रूर चाहूँगा, जब तुम अपने वीकनेस को पहचान लोगे तब तुम ताकतवर बनना चालू करोगे। तो चलो मिलते हैं किसी दिन। और तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि एंजिन था और वहीं पे रियो भी उसके साथ थी। और इस तरफ तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। तभी हम जंका को बहुत ही गुस्से में उठते हुए देखते हैं। जैबर उसे देख के हंस रहा था, पर इस तरफ जंका बहुत गुस्से में अपनी छड़ी को अपने हाथ में अपने पास बुलाता है, जो सीधा उसके हाथ में आता है। और अब वो चिल्लाने लगता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं मरूंगा नहीं जब तक मैं प्रूव ना कर लूँ अपने आप को। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एवरेज जो की पावर। और वो चीखने लगता है, पर तभी आवाज आता है, ओ जंका मेरे दोस्त। जंका को हम बही पे सोए हुए देखते हैं। वो बही सब बोल रहा था, पर तभी हम देखते हैं जंका बही पे गिरा हुआ है। और जैबर कहने लगता है, शायद तुम कुछ अजीब सा सपने देख रहे हो मेरे दोस्त। अजीब सा कुछ हेलुसिनेशन टाइप। यह मैं मुझे नहीं पता कि जंका वो मर चुका है कि नहीं, पर वो बही पे ऐसे गिरा हुआ है जैसे कि वो मरा हुआ ही हो। पर तभी इस तरफ हम देखते हैं अब जैबर हंस रहा है, गाना गाते हुए आगे जा रहा है। और वो एक्सप्लेन करता है कि जंका जो भी देख रहा है वो सब हेलुसिनेशन है। उसने जो वेनम उसके ऊपर छोड़ा था उसकी वजह से वो ऐसा महसूस कर रहा है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, पर वो सब उसके लिए सच जैसा है। जंका की बॉडी को हम कांपते हुए देखते हैं। पर तभी जैबर जब उसके पास आ रहा था उसे भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके रिब्स जिनको कि जंका ने तोड़ दिया था उनकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और वो इस बारे में कहने भी लगता है। पर तभी जब वो जंका की तरफ देखता है कि वो हंस रहा है। और वो कहता है, तुम मज़े कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मज़े है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ मज़े करना चाहता हूँ। और तभी वो भी वहाँ पे लेट जाता है और उसके साइड में क्रीपी तरीके से हंसने लगता है। ये पैनल सच में बहुत क्रीपी और बहुत फनी भी है। दोनों पागलों की तरह हंस रहे हैं, जंका और साथ में जैबर भी। और अब सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम उसी बच्चे को देखते हैं। वो कॉकरोच को देख के उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे उसके आसपास उस कॉकरोच के अलावा उसके साथ कोई भी नहीं है। पर तभी वही उसके साथ था, इसी वजह से वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और जाते जाते वो एक अजीब से जगह में आता है जहाँ पे उसके सामने अजीब सा कुछ था, जिसमें हम अजीब अजीब तरह की चीज़ें देखते हैं। और तभी जैबर कहता है, वेल जंका माई फ्रेंड, अब समय आ चुका है मज़े ख़त्म करने की। इस तरफ वो लड़की बहुत डरी हुई है। जैबर कहता है, तैयार हो मेरे दोस्त एक ट्रैश्ड बीस्ट बनने के लिए। और तभी देखते हैं वो उसे खींच के वहाँ पे ले जा रहा था, बहुत खुश था। पर तभी वो पैर आगे करता है, उसके पैर में एक गोली आके आर पार हो जाता है। वो उस तरफ देखता है और कहता है, वत्ता। और तभी वहाँ पे कोई एंटर होता है। तो आखिर ये कौन है? क्या जंका बच पाएगा या फिर क्या वो जिंदा है? अगर वो सब कुछ आपको देखना है और ऐसे ही लंबी वीडियोस आपको पसंद आता है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर देना।